अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल हूँ। नाजरीन, जो हमारा ये सिस्टम बैठा हुआ है इस वक्त, इन्होंने बड़े चुन चुन के हीरे रखे हुए हैं। इतने अजीब अजीब हीरे हैं, बूढ़े हो गए हैं लेकिन झूठ बोलने से बाज नहीं आते। और कोई इतना बेवकूफ़ है कि वो अजीब अजीब बातें कर देता है कि जिसकी वजह से ये जो निज़ाम है, जिन्होंने इनको बनाया है, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमारी तर्जमानी में इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गए हैं, ये हमें मरवाएंगे, हमें फंसाएंगे ये कहीं ना कहीं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो एक अंसार अब्बासी साहब हैं, अब बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, लेकिन झूठ बोलना उनके पीछे बस होती है। जैसे ही उनको कहीं ना कहीं से कोई आती है, इशारा आता है कि हाँ भाई आप झूठ बोलना शुरू कर दें, और वो बगैर सोचे समझे कि अब उनकी अपनी ना उम्र का लिहाज करते हैं ना कुछ, और झूठ बोलने के लिए बैठ जाते हैं। आज उन्होंने कहा, उनकी एक बड़ी हेडलाइन बनी हुई थी कि जो पीटीआई का बयानिया था ना फॉर्म 47 का, वो ख़त्म हो चुका है। और जो वहाँ पे इंतखाबी उज़रदारियाँ थी या इंतखाबी जो कमीशन बनाए हुए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे कोई भी उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। तो अंसार अब्बासी साहब, आप ज़रा ये बताएं कि जो हालत की गई है जस्टिस जहांगीरी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो क्यों की गई है? जब उन्होंने तारिक फजल चौधरी को कहा कि मैं आपसे हलफ लूँगा और मैं जो फरांजिक है ये बहर किसी मुल्क से करवाऊंगा, अगर यहाँ पे धांधली साबित हुई तो मैं आपको जेल भेजूंगा। उसके बाद क्या हुआ है आप सबके सामने है। लेकिन यहाँ पे ये इतने बुजुर्ग भी बने हुए हैं और झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। अल्लाह को जान देनी है आपने अंसार अब्बासी साहब, आप कुछ तो शर्म कर लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना जो पीटीआई के साथ लगातार यहाँ पे कहीं उनके दो बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। इलेक्शन में उनके साथ क्या हालत रखी गई थी, पहली रात को इलेक्शन क्या था, दूसरी रात को इलेक्शन क्या हो गया, आप सोए हुए थे। आज आप बैठ के कह रहे हैं कि देखें जी पीटीआई का बयानिया खत्म हो गया है। अगर पीटीआई का बयानिया खत्म हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही? वहां पे उनका जो भी नुमाइंदा, जो भी आदमी वहां पे कंपेन के लिए जाता है, उसको सुबह बदर कर दिया जाता है। एक बात आ रही है, देखें जी जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको तो नहीं निकाला। तो सबको पता है कि बैरिस्टर गौहर के साथ ना आवाम निकलती है, ना वो क्राउड पुलर हैं, और उनको इजाजत दे दिया ठीक है जी आप यहाँ पे कंपेन करें। और वो तो जितने दिनों से गए हैं एक हल्के से बाहर नहीं निकल सके। जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो उसी एक हल्के में फंस के बैठे हुए हैं। उनकी ये प्लानिंग है, अवाम उनके साथ इस तरह चल रही है कि उन्हें कोई अपने हल्के में नहीं बुला रहा। शायद खटक जाता है, उसे आप सुबह बदर कर देते हैं। जुनेद अकबर जाता है, उसे ये सुबह बदर कर देते हैं। उसके बाद बाकी जो भी इनके अराकीन जाने की कोशिश करते हैं, सुलेमान अकरम राजा हो गया, नईम पंजोता हो गया, इन सब लोगों को तो आपके जो चहीते हैं, जिनके आप चहीते हैं, उन लोगों ने उसमें बदर कर दिया। और अभी आप ये वाला झूठ बोल रहे हैं बैठ के कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई भी इनकी जो उम्मीदवारों की उजरदारी है वो कामयाब नहीं हुई। तो बस यही बंदा इन पे अफसोस ही करता है कि इनके अजीब अजीब लोग यहाँ पे बिठाए हैं, जिनके ज़हनी तौर पे तो ये बिल्कुल ही मफलूज लोग हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं। एक मैसेज आता है उसके ऊपर ये शुरू हो जाते हैं बयानियाँ बनाने के लिए। उसके बाद एक फैसल वावड़ा साहब है, फैसल वावड़ा जिनकी जो शोहरत, वजह शोहरत है ना, वो इमरान खान साहब के वजीर थे। पीटीआई उनकी वजह शोहरत है। आज वो उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ साहब है ना, आसिम मुनीर साहब, ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसका ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। अब बंदा पूछे कि इतने दिनों से अगर जंग नहीं रोक रही तो ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये अंदर सालस है ना, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उसकी तरफ भाग रहे हैं, कभी उसकी तरफ भाग रहे हैं। और ये जो इनके मुफ्त के तर्जमान है, इनको पता ही नहीं होता कि हमने बोलना क्या है। तो इसमें तो यही बंदा देख सकता है कि फिर ये खुद जंग नहीं रुकने दे रहे। तो इस तरह के जो फजूल के टोट और सस्ते तर्जमान हैं, ये इन लोगों के लिए खुद ही नुकसानदेह हैं। ये इनको कोई फ़ायदा नहीं देते। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों की ज़बान बंद करवा दिया करें कि जो एक इतना सेंसिटिव मामलात हैं, एक जंगी मामलात हैं, मुल्क के ऊपर ऑलरेडी उस जंग की वजह से प्रेशर बना हुआ है, और ये अंदर बैठ के अपनी चवलियाँ मार रहे होते हैं। इन्हें कोई पता नहीं होता कि हमने बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। अपने नंबर पक्के करने के लिए एवं उठेंगे और आके शुरू हो जाएंगे कि देखें जी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्रंप के ऊपर जो एक प्रेशर बना था ना कांग्रेस की तरफ से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और वो आज बड़ा गुस्से हो रहा था अपने उन अराकीन के ऊपर, जो 4 अराकीन जिन्होंने खुल के वोट किया है कि ट्रंप के जो इख्तियारात हैं, जंगी इख्तियारात, वो वापस लिए जाएं। यहाँ भी ये काम हो सकता है? नहीं हो सकता। आप लोग इसी तरह ही रहेंगे। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है,
इन्हीं लोगों की गुलामी में रहेंगे जो यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नवाज शरीफ साहब की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो जब से ये सेशन शुरू हुई है, ये असेंबली, वो इस असेंबली में नहीं आए। शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, वो कभी इस असेंबली में तरमीम में वोट करने के लिए नहीं आए। तो अभी भी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चले गए हैं जिनेवा के लिए, और गए क्यों, अपने वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। पिछले दिनों तो मरीम नवाज साहबा फरमा रही थी कि मैंने यहाँ पे अपना चेकअप करवाया, यहाँ पे अपनी सर्जरी करवाई, और मेजर सर्जरी हुई है, कोई जनरल सर्जरी नहीं हुई उनकी, मेजर सर्जरी हुई थी। तो इस वजह से सारे बड़े नून लीग वाले खुश हो रहे थे कि देखें हमारी यहाँ पे मरीम नवाज साहबा ने मेजर सर्जरी करवा ली है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इलाज के लिए पहुंच गए वहाँ पे। असल में इनको एक अजीब किस्म का एक खब्त है कि वो कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से ये लगे, हम ये बयानियाँ बनाएं कि देखें जी हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान आज तक वो कंटेनर से गिरा था, उसने अपना इलाज यहाँ पे करवाया, उसको गोलियाँ लगी, उसने अपना इलाज यहाँ पे करवाया। उसको थोड़ा सा मसला होता है वो अपना इलाज यहाँ पे करवाता है, वो इनकी तरह नहीं भागता कि मैं लंदन भाग रहा हूँ, मैं जिनेवा भाग रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड भाग रहा हूँ, मैं कभी कहीं भाग रहा हूँ अपने इलाज के लिए। तो इनको कोई भी नहीं समझा सकता कि भाई आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल आए, आप लोग अपना काम कर लें। जो आपको एक ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है तो खुदा के लिए आप उसके ऊपर फोकस कर लें। जो आवाम के साथ आप तबाही कर रहे हैं उससे निकल आए। मजीद जो अभी बजट भी आना है, इनकी बजट में सीरियसनेस ये देख लें, जो जिनके नाम पे ये हुकूमत लेके बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत है। वो गिलगित बल्तिस्तान में गए इलेक्शन कैंपेन के लिए, वहां पे वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ को कहूंगा कि वो आपके लिए ये वाला काम कर दे। भाई आप उस पार्टी के सदर हैं, उनको आप इतना ही पता नहीं है कि मैंने क्या बोलना है वहां पे खड़े होके, और गिला कर रहे हैं कि आपने मुझे निकलने क्यों दिया है। पिछले 5 सालों से आपकी हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पे, 5वां बजट आपका भाई पेश कर रहा है। आपकी जो बेटी साहबा है वो वहाँ पे तीसरा बजट पेश करने के लिए जा रही हैं। तो अभी भी इनका ये एतराज़ है कि देखें जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमें क्यों निकाला। भाई आपको जिन्होंने निकाला था उन्होंने आपको आके दोबारा सिस्टम में डाला भी है कि देखिए जी आप यहाँ पे आके बैठ जाए, और इनकी सीरियसनेस आप लोग खुद देख लें कि ये अभी बैठ चले गए। एक और वारदात मैं आपके सामने रखूं कि जो दोहरी शोरियत के ऊपर ये एक नई वारदात करने के लिए बैठा हुआ ये सिस्टम, वो इस तरह की वारदात कर रहे हैं कि अब जो ब्यूरोक्रेट्स है ना उनको इजाज़त लेके दोहरी शोरियत रखनी पड़ेगी। अब दोहरी शोरियत क्या होती है कि वो पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तानी हैं, किसी और मुल्क में भी उनके कारोबार चल रहे होंगे, उनके बच्चे वहाँ पे होंगे, उनका रहना सहना वहाँ पे होगा, उनके कारोबार वहाँ पे होंगे। जैसे ही यहाँ से करप्शन के ऊपर उनके ऊपर हाथ पड़ेगा, कोई एक अच्छी हुकूमत आएगी और उनके ऊपर हाथ डालेगी तो वो फौरन से निकल के बाहर चले जाएंगे। यही जो ख्वाजा आसिफ साहब थे उन्होंने कहा था कि एक जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे एक और बड़ी शख्सियत है जिन्होंने पुर्तगाल में अपने असासे बना रखे, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान ऑन रिकॉर्ड है। वो यही फरमा रहे थे कि उन दिनों एक शख्सियत थी जो पंजाब में बहुत आला ओहदे पे थी, अभी वो कहीं और चली गई है। उनके वाले से वो नाम ले रहे थे कि मुबैना तौर पे जो नाम था वो आईजी पंजाब थे उस वक्त उस्मान अनवर का उनका, कि उन्होंने अपने पुर्तगाल में सासे बना रखे। तो इस वजह से ये दोहरी शोरियत रखते हैं कि हमें वहाँ पे जब हम जाएंगे अगर हम ये पकड़ने के लिए आएंगे, वहाँ के कानून सख्त है, वो हमें पकड़ने नहीं देंगे। मतलब कि सेफ हेवन्स जो होती है ना जहाँ पे ये टैक्स का पैसा चोरी करके ले जाते हैं, अगले मुल्क पूछते नहीं है कि आपका जो पैसा है आपने हलाल का कमाया या हराम का कमाया है, ये कैसे पैसा लेके आए आप लोग यहाँ पे, वो पूछते नहीं है। तो ये उन जगहों पे जाके अपने असासे बनाते हैं और फिर अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और ये इनके मुकम्मल तौर पर मामलात चल रहे होते हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि वो इजाज़त के बगैर दोहरी शोरियत नहीं रख सकेगा। भाई जिससे उसने इजाज़त लेनी है ना, ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनके खुद के असासे बाहर पड़े हुए हैं, ये कैसे उनको इजाज़त नहीं देंगे। अजीब कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना, जब इनके खुद के असासे बाहर पड़े हैं तो ये उनको इजाज़त क्यों नहीं देंगे। और सिर्फ वो इजाज़त लेंगे, बाकी उनके बीवी बच्चे उनका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब का केस था ना पनामा वाला, तो वो कहते हैं मैं तो अपने बेटों से पैसे लेके गुजारा करता हूँ, मेरे बेटे मुझे पैसे भेजते थे। ये हालत है, जब इन्होंने चोरी करनी होती है ना तो ये बेटों को बेटियों को उनको पैसे भेज देते हैं, फिर उनसे ले लेते हैं कि हमें इतनी ज़रूरत है आप इतने पैसे में भेज दें। ये इनके हालात हैं। तो अभी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ये इनसे मंजूर करवा लिया बड़ी चालाकी से
कि हम आपसे पूछ के दोहरी शरीयत रख लेंगे, लेकिन हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनके बारे में आप ना पूछें। तो ये सब मिलके इस तरह इस मुल्क की तबाही में जिम्मेदार हैं। सब ब्यूरोक्रेट कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं, जो मतलब कि जिन्होंने बजट बनाना है, जिन्होंने एफबीआर में टैक्स चोरी करने होते हैं, इन्हीं लोगों ने करने होते हैं ना टैक्स चोरी। टैक्स भी इकट्ठा करते हैं और खुद चोरियां भी करते हैं। और भी जो जो बड़े बड़े ओहदे हैं उनको ये परमिशन मिल गई है कि आप अपने बीवी बच्चों को आराम से सुकून से रख सकें। ये इनकी जो एक बुरी तरीन हालत है ना, अफसोस ही आता है ऐसे सिस्टम के ऊपर या जो इनको लेके आने वाले हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।